न्यूट्रिशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में हम उसके प्रत्येक भाग के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, किस किस तरह से वो काम करते हैं, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के अंदर कहाँ से होकर गुजरता है और उसके साथ कौन कौन से एंजाइम और हार्मोन्स उसके अंदर मिलते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इसको देखना, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है मुख गुहा यानी कि मुख से जो है भोजन करते हैं, और भोजन जब मुख में जाता है तो हम उसे दांतों से चबाते हैं, और जो हमारी जीभ होती है उस भोजन को भोजन में लार मिलाने का काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात अगर लार की आई है तो लार ग्रंथि से लार उत्पन्न होती है, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड बोलते हैं लार ग्रंथि को, और वहाँ से लार उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, लार में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को का पाचन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार के अंदर जो लार ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है। तो 3 ही तरीके के जो है उसके अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मान लेते हैं हम कि टाइलिन उसके अंदर उत्पन्न होता है, दूसरा है उसमें लाइसोजाइम उत्पन्न होता है, तीसरा उसके अंदर म्यूकस उत्पन्न होता है। तो इनके अलग अलग कार्य भी हैं। कार्य क्या है, जैसे टाइलिन की हम बात करें तो जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टार्च में बदलता है, लेकिन जैसे हमने देखा होगा कि जब हम भोजन को चबाते हैं या लगातार उसको लंबे टाइम तक जब चबाते रहते हैं तो जो भोजन होता है वो थोड़ा मीठा होने लगता है। मतलब स्टार्च जो होती है वो मीठी चीज़ होती है। दूसरी बात करते हैं दूसरे एंजाइम की, तो वो है आपका लाइसोजाइम। दोस्तों, ये जो लाइसोजाइम होता है वो भोजन के साथ कुछ जो आए जीवाणु होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। तीसरा है दोस्तों इसके अंदर म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है दोस्तों, भोजन को चिकना बनाने का जो कार्य करता है वो म्यूकस ही करता है। उसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है लार में, वो भोजन में मिल जाता है, भोजन चिकना बन जाता है और आसानी से इस नली से होकर अमाशय तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। टाइलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है, दूसरा है लाइसोजाइम जो जीवाणुनाशी होता है, तीसरा है आपका म्यूकस जो कि भोजन को चिकना और लसलसा बनाता है। ठीक है दोस्तों, भोजन जो है ग्रास नली से होकर और अमाशय तक पहुंचता है। तो जब ग्रास नली से होकर अमाशय तक पहुंचता तो एक क्रिया और यहाँ पर होती है। ग्रास नली हम इसे ग्रसिका कहते हैं, इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम एसोफेगस बोल सकते हैं। तो इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, एक प्रकार की कर्मकुंचन गति होती है, हिंदी में बोले तो वो होने की वजह से या कंपन होने की वजह से जो है भोजन नली से अमाशय तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, तो आपका जो दूसरा अंग है भोजन को पचाने वाला वो है अमाशय। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, अच्छा, इस डायफ्राम के ऊपर रखे रहते हैं फेफड़े, लंग्स रखे रहते हैं, और इसके नीचे हमारा पूरा पाचन तंत्र, आंत, अमाशय वगैरह होता है। तो ये दोनों आपस में मिक्स ना हो इसके लिए परत समझ लीजिए, बॉर्डर समझ लीजिए इसको। तो ये डायफ्राम है। दोस्तों, भोजन जब ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय के भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं 3? एक तो पहला वाला होता है कार्डियक, जैसे यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इसके ऊपर वाला जो भाग है इतना, ये है आपका कार्डियक। और दूसरा जो भाग होता है ये होता है फंडिक, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये फंडिक है। दोस्तों, मैं यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूँ, ये भाग है आपका कार्डियक, ये दूसरा भाग है आपका फंडिक, और जो तीसरा भाग होता है दोस्तों वो है पाइलोरिक। ये वाला तीसरा वाला जो भाग है यहाँ पर इतना सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं दोस्तों। अमाशय के तीनों भागों में अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये सबसे पहले भाग की बात करेंगे हम कार्डियक की, तो इसके अंदर HCl अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये जो HCl अम्ल होता है ये क्या करता है भोजन के साथ, ये जो भोजन होता है हमारा उसके अंदर कुछ जीवाणु आते हैं, उनको भी अम्ल मार देता है, क्योंकि ये तो एसिड होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 से अगर अधिक है तो वो पदार्थ क्षार हुआ।
7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। 14 तक क्वांटिटी में जो पदार्थ होगा वो धीरे धीरे उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी अगर 7 से आगे आप जाते हैं। अगर 7 से कम अगर उसका पीएच मान होता है तो उतना ही वो अम्लीय होता चला जाता है। 7 से कम जैसे 6, 5, 4, 1, 2, 1, 0 तक होता है। तो ये समझ लीजिए कि आप 7 से जितना भी कम जाएंगे उतना वो अम्लीय होता जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो HCl अम्ल होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 से कम, 6 से भी कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो HCl अम्ल होता है वो भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है दोस्तों, भोजन जो हम खाते हैं वो भोजन होता है क्षारीय, उसके अंदर क्षार होता है और यहाँ पर होता है अम्ल। तो दोस्तों भोजन मतलब क्षार और यह है अम्ल। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो कभी आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जो अम्ल होता है वो क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है वो उदासीनीकरण होती है। तो इसमें जो यहाँ पर पदार्थ यानी कि जो भोजन होगा वो उदासीन हो जाएगा, ना तो अम्ल रहेगा और ना ही क्षार रहेगा, मिनिमम हो जाएगा, वो लगभग नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा भाग देखते हैं दोस्तों। दूसरा भाग है आपका फंडिंग। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भोजन होता है वो स्टोर हो जाता है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो सबसे पहले अमाशय में स्टोर होता है। तो अमाशय में कम से कम वो 3 से 4 घंटे तक भोजन जो हमारा है वो यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों 3 से 4 यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ऐसी संरचना देख रहे हैं, कांटेनुमा संरचना, ये लगभग भोजन को ऐसी होती है कि भोजन को आगे नहीं बढ़ने देता है। और दोस्तों यहाँ पर भोजन जो है लुगदी के आकार का हो जाता है। जैसे ईंटें बनाते हैं और मिट्टी लेते हैं, लुगदी बनाते हैं गोलाई के आकार की, लगभग उस टाइप की जो है यहाँ पर भोजन हमारा हो जाता है फंडिंग वाले भाग में। तो दोस्तों अब इसके आगे जाते हैं हम लोग पाइलोरिक भाग में। तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ पाचक एंजाइम जो होते हैं वो इसके अंदर आकर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको इसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है। कोई बीमारी क्या, जैसे आपको हम लोग इनो वगैरह लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी में क्या होता है, जो अमाशय है उसके अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो HCl की मात्रा बढ़ने से पेट के अंदर जो है गुलगुले फूटते हैं, इस टाइप की कुछ दिक्कतें आती हैं, एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या सजेशन करते हैं, डॉक्टर कुछ ऐसा पदार्थ देंगे जो क्षारीय होगा, या ऐसे टैबलेट देंगे जो क्षारीय होगी। क्षारीय होने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्षारीय होने का मतलब ये है कि अगर क्षारीय टैबलेट अगर HCl से क्रिया करेगी तो उदासीन हो जाएगा, मतलब अम्ल की जो मात्रा हो जाएगी वो कम हो जाएगी। लगभग आजकल जो यूज़ करते हैं वो इनो वगैरह यूज़ करते हैं जो क्षारीय होता है, तो उससे ये दिक्कत दूर हो जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको तीसरा भाग जो बताया अमाशय का वो है आपका पाइलोरिक। दोस्तों इसको ग्रहिणी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। तो जो ग्रहिणी वाला भाग होता है दोस्तों, उसके अंदर सारे एंजाइम्स जो होते हैं आकर मिलते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि पित्ताशय से यहाँ पर पित्त रस आकर मिल जाता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर मिल जाता है, जो भोजन के अंदर मिलता है। तो दोस्तों इनके अलग अलग कार्य भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पित्ताशय से पित्त रस आकर मिलता है। पित्ताशय को जो है जेल ब्लैडर बोलते हैं, और उसके अंदर से पित्त रस इस नली के माध्यम से होते हुए ये ग्रहिणी, जो पाइलोरिक वाला भाग बोलते हैं, बोला गया है, ये ग्रहिणी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये वाले भाग में भोजन के साथ मिल जाता है। दोस्तों पित्ताशय में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या क्या काम करता है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो पित्ताशय होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, जिसका जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भोजन होगा अगर उसका या कोई भी पदार्थ होगा यदि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। तो भोजन यहाँ पर अम्लीय हो गया था या उदासीन हो गया था, लेकिन जब भोजन आगे बढ़ा, अमाशय में आगे बढ़ा यहाँ पर, तो पित्ताशय से पित्त रस मिलने के कारण वो भोजन फिर से कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। दोस्तों क्षारीय भोजन होने के कारण जो है इसका पाचन अब अच्छे से होगा। तो दोस्तों क्षारीय कितना क्षारीय हुआ, इसका पीएच मान 8 है,
इतना वो भोजन क्षारीय हो गया, लगभग 8 उसका pH मान भोजन का हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, इसमें वसा का पाचन भी हो जाता है ग्रीन टी में, यानी कि वसा पाचन होने का मतलब उसके अंदर एंजाइम उसके अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। तो वसा का पाचन होता है, उसका इमल्सिफाई होता है, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस पाचक रस को उत्पन्न करने वाला भी एक हार्मोन होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोलिमिस्टोकाइनिन। कोलिमिस्टोकाइनिन जो है उस हार्मोन का नाम है जो पित्ताशय से पित्त रस को उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर के बाद हम मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पित्ताशय से जो है पित्त रस आकर भोजन के साथ मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बात और समझे, इस पित्त रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज। तो इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। एमाइलेज क्या करता है, जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को गलाने का काम करता है। भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी होता है। तो आपको बता दो, भोजन के अंदर खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल इत्यादि चीजें होती हैं। तो शरीर के अंदर भी इनका पाचन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर पित्त रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को गला देता है। अभी पचाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एंजाइम जो होता है उसको सिर्फ गलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइपेज की। तो ये वसा को गलाने का काम करता है। वसा भी आसानी से पचती नहीं, पहले इसको गलाया जाता है, यानी कि जो लाइपेज होगा आपका वो वसा को गलाने का काम करेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो आपको कलर दिख रहा है, लगभग ये गुलाबी कलर का जो भाग दिख रहा है, ये है आपका अग्नाशय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियास। दोस्तों ये जो अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियास है, इसके अंदर भी एक प्रकार का एंजाइम होता है, खासकर इसके अंदर इंसुलिन उत्पन्न होता है। दोस्तों ये इंसुलिन क्या होता है, ये स्टार्च की मात्रा पर नियंत्रण करने का काम करता है। जो शर्करा जो हम लोग मीठा खाते हैं, दिन भर मीठा खाते हैं, जब मीठा खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, या उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। तो इंसुलिन जो है आपके मीठा यानी कि शर्करा को नियंत्रित करता है। कभी कभी बीमारी हो जाती है, जैसे मधुमेह हो जाती है, मधुमेह या शुगर कैन हम उसको बोल सकते हैं। ये जो बीमारी होती है इसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि अग्नाशय इंसुलिन बनाना कम कर देता है। तो दोस्तों ये लगभग अधिक उम्र के लोगों, वृद्ध लोगों में परेशानी आती है। वृद्ध लोगों में वैसे ही देखा होगा आपने कि हर पार्ट से उसके शरीर का, हृदय, फेफड़े वगैरह सब जो है काम करना कम कर देते हैं। तो यहाँ पर अग्नाशय भी काम करना कम कर देगा, तो यहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स भी जो है कम हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते रहते हैं। जो शुगर के जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। लेकिन ये कब तक होता है, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर अग्नाशय काम करना शुरू कर दे तो ये बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन वृद्धावस्था में ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती है आसानी से। तो दोस्तों हम बात करते हैं अग्नाशय के अंदर और भी एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो दोस्तों अग्नाशय क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अभी यहाँ पर क्या करता है, अग्नाशय के अंदर भी 2 एंजाइम्स और निकलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं है, कुछ देर बाद ही आपको बताने वाला हूँ। अभी अग्नाशय पे हैं हम लोग। तो अग्नाशय में पेप्टोन जो होता है, प्रोटीन का ही एक भाग होता है, पेप्टोन को जो है अमीनो अम्ल बदल देता है। यह वसा का इमल्सिफाई करता है। दोस्तों वसा का इमल्सिफाई मतलब वसा को झाग के रूप में लेकर आता है, ये झाग बना देता है वसा का, यानी कि इसको इमल्सिफाई करता है और फिर उसको तोड़ता है। तो ये जो अग्नाशय है इसको उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है, तो इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स होता है वो होता है आपका सिक्रेटिन। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको उत्तेजित करने वाला हो गया आपका सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जो है इसको उत्तेजित करता है, बढ़ावा देता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलने के लिए बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रेडिनी से आगे। जो भाग होता है वो होता है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसको बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भोजन का अच्छी तरह से पाचन होता है। दोस्तों इसके अंदर जो भोजन होता है उसका अवशोषण भी होता है।
भोजन का अवशोषण किस प्रकार होगा, कौन से अंगों से होगा इसके अंदर, वो समझ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर यानी कि छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे उंगलीनुमा उभार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह का इसका बड़ा भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये छोटी आंत का ही एक छोटा सा भाग है, इसके अंदर ही आपको ये विलाई दिख रहे होंगे। उंगली के आकार की संरचना आपको यहाँ पे बड़ी करके दिखाई है, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसके अंदर जो है एक विलाई के अंदर बहुत सारी जो है वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है, धमनी सिराएं इसके अंदर होती है। तो हमारा जो भोजन होता है यहाँ पर बीच में होता है, इसके अंदर ही भरा होता है। तो इस भोजन से जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता, आगे बढ़ेंगे हम उसमें होगा। तो यहाँ से जल को छोड़कर सभी पोषक तत्वों का जो है यहाँ से अवशोषण कर लिया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, विलाई के द्वारा, जो कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद भोजन कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है भोजन तो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भी इसी तरह की विलाई होती है जैसा अभी आपको मैंने बताया। तो बड़ी आंत के अंदर जब भोजन आगे बढ़ता है तो यहाँ पर भोजन के अंदर जो जल उपस्थित होता है उस जल का अवशोषण कर लिया जाता है दोस्तों। अभी छोटी आंत के अंदर जल का अवशोषण नहीं होगा, लेकिन बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण पूरी तरीके से हो जाएगा। तो जल का अवशोषण करने के बाद अब वो भोजन जो होगा वो आपका मलाशय यानी कि रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो इसको रेक्टम बोलते हैं मलाशय को। तो अब हम उसे भोजन नहीं बोल सकते, अपशिष्ट बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मलाशय में जो है आपका अपशिष्ट यानी कि भोजन जो आगे बढ़ा था वो अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है और समय रहते इसे गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको इससे बात की थी कि कुछ चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे अमाशय से दोस्तों जठर ग्रंथि होती है, अमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, उससे जठर रस उत्पन्न होता है। जठर रस में आपका एक तो एसियल अम्ल भी जठर ग्रंथि से उत्पन्न होता है, पेप्सिन और रेनिन भी इससे उत्पन्न होता है। दोनों नाम में यहाँ पे लिख देता हूँ, पेप्सिन, एसियल तो लिखा हुआ है, पेप्सिन और दूसरा है आपका रेनिन। दोस्तों ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये अलग अलग कार्य करते हैं भोजन के साथ। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो आपका अग्नाशय है लेकिन पैनक्रियास ग्रंथि है वो पेप्टोन को किस में बदलती है, जो पेप्सिन होता है उसको पेप्टोन बदल देती है। ये काम कौन करता है, ये अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथि होती है वो करता है। दोस्तों पेप्टोन में कौन प्रोटीन को बदलता है, तो वो होती है लार। लार जो होती है प्रोटीन को पेप्टोन बदल देती है। फिर अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथि होती है वो पेप्टोन को पेप्सिन में बदल देती है। दोनों काम होते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है रेनिन। तो रेनिन क्या काम करता है, दूसरा एंजाइम इसके अंदर रेनिन है, वो क्या करेगा, दूध को दही में बदल देगा। जो दूध के अंदर कैसीन होता है उसका भी पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में बदलना आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो कभी कभी वो उल्टियाँ कर देते हैं, तो दूध फटा हुआ दिखता है आपको। तो इसका मतलब ये है कि वो अमाशय में गया हुआ था और जठर ग्रंथि से उसमें रेनिन निकला हुआ था, और रेनिन जब उसके अंदर मिक्स हो गया तो वही दूध दही में बन गया। कभी कभी बच्चे उल्टी करते हैं तो उसमें जो है दही के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बातें और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो होती है 7 मीटर, लगभग 7 मीटर तक इसकी जो है लंबाई होती है छोटी आंत। दोस्तों ये पेट के अंदर रस्सी के समान, जैसे रस्सी जब इकट्ठी कर लेते हैं तो उसके समान पेट के अंदर बड़ी रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी लाइक से ज़्यादा है, अच्छे से आपने लाइक किया हुआ है, तो दोस्तों मोटिवेशन हमें इससे मिलता है और हम और भी वीडियो बनाने की अच्छी कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।